हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज की इस कक्षा में हम लोग प्रपोर्शन शुरू करने वाले थे, मैंने आपको बताया था। बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो मैंने लाइव क्लास ली थी, उसमें से लाइव क्लास में से जो वीडियो का पोर्शन था शुरुआत का, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये सब जो पोर्शन है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसको दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव। चलो अब प्रपोर्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि नोट्स पहले से लिखे हुए हैं। इस पार्ट को फटाफट खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोपोर्शन सीखेंगे। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। जब दो रेशियो एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखो। मैं बोलता हूँ ए बाय बी जब सी बाय डी के बराबर हो जाए ना, तो आप इसको प्रोपोर्शन बोल देना। सर इसका एग्जांपल समझ लो। अगर मैंने आपको बोला कि 4/2 में बांटो, डिवाइड करो, या मैंने आपको बोला 2/1 में बांटो, डिवाइड करो, किसको? 1000 को। तो मैंने आपको बोला इनकम 1000 रुपए है, इसको डिवाइड करो 4/2 में और 2/1 में। तो जब आपने 4/2 में बांटा तो भी आपका आंसर 667 आया, 2/1 में भी 667 आया। तो आपको क्या समझ में आया कि जब ए बी और सी डी बराबर है, तो मैं या तो ऊपर वाले में बांटू या नीचे वाले में बांटू, इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है, ए रेस टू बी प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू डी। मीन्स दो आंसर, जो आंसर हमारा ए बी में बांटने पे आ रहा है वही आंसर हमारा सी डी में बांटने पे आ रहा है। ये समझ में आई पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद आपने ए बी और सी डी को देख लिया प्रोपोर्शन में है। रेशियो का मतलब प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। अब आपको एक चीज और समझनी है, इस प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट टर्म है ए और जो लास्ट टर्म है डी, इन दोनों को एक्सट्रीम बोलते हैं। ए और डी को एक्सट्रीम बोलते हैं, बी और सी को मीन बोलते हैं। इसके बाद ये समझना है, अगर ए बी सी डी के बराबर है तो फिर ए डी भी बी सी के बराबर है। ये कैसे हुआ ये देखो। अगर 4/6 2/3 के बराबर है, तो मेरा 4 × 3 6 × 2 के बराबर होना चाहिए, विच इज ए डी इक्वल टू बी सी। मतलब मैंने ये बोला, अगर ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 6 है, सी इक्वल टू 2 है और डी इक्वल टू 3 है, तो मेरा ए डी जो कि 4 × 3 है, बीसी के बराबर होना चाहिए, जो कि 6 × 2 है। तो ये दोनों बराबर हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक? इसके बाद व्हेन इन रेशियो ऑफ ए बी सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वी कॉल इट एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं जिसके अंदर बी स्क्वायर ए इक्वल टू ए सी होता है। सर एग्जाम्पल के रूप में समझो, अगर कोई है 3 6 12 ए बी सी, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं इज इट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे सॉल्यूशन? सर जहां पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाए ना, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो बी स्क्वायर कितना है आपका? 6 इक्वल टू 3 × 12। तो 6 × 6 = 36, 12 × 3 = 36। तो 36 इक्वल टू 36 जहाँ पे हो गया, 36 का आंकड़ा जहाँ पे फिक्स हो गया, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपका बन गया। अब एक चीज और समझना। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो ठीक है, एक अलग से नोट लिखवा रहा हूँ। व्हाट इज कंटिन्यूड रेशियो? कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि दोनों का ना एकदम नाम सेम सेम है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड रेशियो। तो कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? जहां पे ए और बी का जो रेशियो है वही सी और डी का रेशियो है, लेकिन ये प्रपोर्शन नहीं होता। ये बात समझ लेना, ये प्रपोर्शन नहीं होता। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आंसर इज यस सर। सर एक एग्जांपल हो जाता तो मजा आ जाता। देखो, तो यहाँ पे आपके सामने चार वेरिएबल्स हैं, ऊपर आपके सामने ए बी और सी ही थे, यहाँ पे चार है। तो एग्जांपल समझो, ये कंटिन्यूड रेशियो है, प्रोपोर्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए समझा रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा कंटिन्यूड रेशियो ऑफ, किसका पूछा कंटिन्यूड रेशियो? 2 5 एंड 6 7, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये समझ लो, मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो आपको 2 5 आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपने 6 7 लिखा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले ऐसा करो,
कि आपको ना ये 5 और ये जो 6 है इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों रेशियो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये सर इक्वल कैसे होंगे, तो इनको इक्वल करने का एक तरीका है, एलसीएम ले लो 5 और 6 का। सबसे पहला काम ये करो। सर 5 और 6 का एलसीएम लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे जब आपको टाइम लग सकता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 2080, या फिर मैंने यहाँ पे 347 से ऐसे लिख दिया नंबर, और यहाँ पे लिख दिया 5040, यहाँ पे लिख दिया 6000, ये तो ये सब यहाँ पे फिर रेशियो लेने में मतलब एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ऐसी चीज से करो जो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा टेबल चुनना है जिसमें ये दोनों डिजिट आती हो। अगर दोनों डिजिट एक टेबल में नहीं आती होगी तब आपको एलसीएम लेना है, वरना आपको हमेशा इसी से करना है। तो ये कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा। अब देखो, कुछ बच्चे ये करेंगे कि टेबल सोचेंगे, मैं आपको एक उससे भी अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको इक्वली करना है ना, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, टेबल वेबल गई भाड़ में। ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। अब क्या होगा, अगर आपने 6 से नीचे ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर नहीं करा, तो रेशियो की प्रोपोर्शन की ये प्रॉपर्टी के बाहर हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि एक नंबर जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वो भी ऊपर होता है। ऊपर होगा जब भी तो रेशियो अनटच्ड रहेगा, वरना रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर नीचे ही 6 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे नहीं किया, तो नीचे वाला बुरा मान जाएगा, तो नीचे भी करेंगे। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाय 30, एंड दिस कम्स एज 30 डिवाइड बाय 35। तो हमारा ये क्या हो गया, कंटिन्यूड रेशियो हो गया। तो इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या हो गया, 12:30:35। तो ये रेशियो इस तरह लिखा जाएगा। समझ में आया आपको या नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, रेशियो लेके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। 12, 30 और 35 का कंटिन्यूड रेशियो है। तो ये तो नोट में मैंने आपको समझा दी कि रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो किसे कहते हैं। हालांकि हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सीख रहे थे। तो एग्जांपल नंबर 2 समझो अब, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ये तो यहीं पे खत्म है नोट। तो नोट एक ही कराया मैंने आपको कंटिन्यूड रेशियो का। ठीक है, बाकी भी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए करा दूंगा यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। नोट अलग रखते हैं हम लोग। ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर समझाया था एक, इसके बाद एक और समझो। 3 6 12 था ना, मान लो 9 36 और आपका है यहाँ पे 144। फाइंड इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन देखो। जहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, वहां पे ए फिक्स हो जाएगा। तो बी कितना है, 36 का स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 144। 1296 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये भी 1296 आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 5 और 25 है, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आपको ये देखना है। तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करोगे। तो बी स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 इक्वल टू 250। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये समझ में आया आपको, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। जरूरी नहीं सारे का आंसर आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही आए। इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, अच्छा प्रोपोर्शन के टर्म में मीन डिजिट किसको बोला जाता है, आपको मैंने बताया कि मीन डिजिट किसको बोला जाता है, इन मिडल वालों को बोला जाता है, राइट। तो उसी का ही प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, उसका प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। हालांकि फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, बस स्क्वायर ए सी के ऊपर से हटके अब रूट चला जाएगा ए सी के ऊपर। समझ में आया। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसको ये भी बोलते हैं इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन। इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एसी। ये बात याद रखना, इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एसी। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये सब मैं स्टैट्स में पढ़ाऊंगा। अभी एमसीक्यू के लिए याद रख लो कि एसी का ज्योमेट्रिक मीन ही मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ए बी और ये सी, इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल समझो। अगर मान लो एग्जांपल में ए इक्वल टू 3 है, मीन प्रोपोर्शन 6 है, और आपसे पूछा हुआ है
कि आप सी बताओ, तो कैसे निकालोगे? थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना, सी बताओ, या तो आपसे पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शन। और ये मीन प्रोपोर्शन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी। आप सभी को पता है मीन प्रोपोर्शन बी को ही बोलते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करोगे? आपको पता है बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है। बी आपको दिया है 6, आपको यहाँ पे पता है 3 मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू अंडर रूट में ना, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये सी यहीं छोड़ो, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 36/3 इक्वल टू सी। एंड सी इक्वल टू हैंस कितना हो जाएगा, 36/3, 12। ठीक है सर, सर समझ में आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन भी। अच्छा, इसी तरह ही आपको एग्जाम्पल नंबर मैं आपको एक और कराता हूँ, 2, ये 1 था। इसमें मुझे बताओ 16 और 36 दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है यार, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अच्छा, अब b कितना है, 36, 36 का स्क्वायर इक्वल टू 16c। अब c यहीं छोड़ो, 36 स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो आप यहाँ पे c यहीं पे छोड़ो, राइट, या तो इसके ऊपर रूट लगा लो, 36/16 कर लो पहले। ठीक है, 36/16, अब फिर इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, या तो आप कैसा करो, 36 का स्क्वायर करके 16 से डिवाइड कर दो, 4.5। क्या समझ में आया या नहीं आया? एक मिनट रुको यार, 36 का स्क्वायर मैंने सही नहीं निकाला क्या? 36 का स्क्वायर ही मैंने गलत निकाल दिया, एक मिनट रुको। 1236 का स्क्वायर आएगा 1296 डिवाइड बाय 16, 81 आएगा यार, ये पॉइंट में वही तो मैं सोचूं कैसे आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अब आपके पास आ गया अगला टॉपिक, विच इज फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी सी और ये वाला डी, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझो, 4, 9, 12 और एक्स, इसको निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे इसको, सोल्यूशन समझो। कैसे निकालोगे, आपको पता है 4/9 इक्वल टू 12/x होगा, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है इसमें, a/b इक्वल टू b/c। सॉरी, ये तो प्रॉपर्टी दूसरी है हमारी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, c/d। तो आपको ये पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ad इक्वल टू bc होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो इसलिए हम लोग उसी प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। तो ad इक्वल टू bc होता है, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ाई है ना ऊपर। आओ मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया ना, ये ad इक्वल टू bc होता है। सर लेकिन ये तो जब होता है ना, जब ए बी और सी डी बराबर हो, उसने बोला ना प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में कब होता है, जब ए बी और सी डी बराबर हो, जब भी तो प्रोपोर्शन में होगा। तो सिंपली इसका हो गया 4x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 12, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, 12 डिवाइड बाय 4, 27। ये हो गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गए कुछ रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। कुछ प्रोपोर्शन के ना रूल्स भी होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, जैसे अपने पास रेशियो के टाइप्स थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे रूल है। सबसे पहला है इनवर्टेंडो। ये इनवर्स रेशियो की तरह ही समझ लो आप। अगर इफ a/b इक्वल टू c/d, मीन्स इसका क्या हो गया, मीन्स, या फिर आप इसको लिख लो देन, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जनरल रिजल्ट है। देन b/a इक्वल टू a/c, एग्जाम्पल के रूप में समझो। सर ऊपर एक प्रोपोर्शन में थी ना डिजिट, क्या थी डिजिट, 27 आ गया हमारा एक्स, 4, 9, 12, 27। तो 4, 9 इक्वल टू 12, 27। बी ए ए सी के बराबर होना चाहिए, तो मतलब बी ए किसके बराबर होना चाहिए हमारा, डी सी के, ये ए सी नहीं डी सी होगा, डी सी। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो 9/4 शैल बी इक्वल टू 27/12।
ठीक है, ये होगा इन्वर्टेंडो का मतलब। इसके बाद हमने फर्स्ट लिख लिया ना इन्वर्टेंडो, एक मिनट इसके यहाँ पे लिख दूं फर्स्ट। ये प्रॉपर्टी रूल टाइप कुछ भी समझ लो आप। सेकंड अल्टरटेंडो। ठीक है, इसमें क्या है एग्जाम्पल के रूप में समझो। अगर a बाय बी इक्वल्स टू है c बाय डी के, तो प्रोपोर्शन में तो होना सबसे पहले जरूरी है। तो उसके बाद a रेस टू सी b रेस टू डी के बराबर होगा होगा, ये बोला गया है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं। क्या एग्जाम्पल के ऊपर, 4 9 12 27, 4 9 और 12 27। तो बोला क्या जा रहा है कि ए सी बी डी के बराबर होगा। तो ए और सी बी और डी के बराबर होगा। तो 4 × 27, 4 × 27 शैल बी इक्वल टू 9 × 12। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, या आप बोलो जनरल रिजल्ट है। तो 108, इधर भी कितना आ जाएगा 108। तो ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा होता है। दिस इज ऑल्सो 108, दिस इज ऑल्सो 108। तो आपके सामने अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें मान लो एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया कि मेरे सामने है 4/9 इक्वल टू है मान लो 12/? अब आपको क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। अब बच्चे लगे पड़े हैं यार, क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, सॉल्यूशन समझो। आपको ये पता है, आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ए सी बी डी के बराबर होता है, आपको ये पता है। तो आप क्या करोगे, ए सी बी डी के बराबर होता है तो बी और डी तो है ना अपने पास, तो 12 × 9 कर दोगे सिर्फ, तो 108 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली ये डन। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और है कॉम्पोनेंडो। इसके अंदर क्या होता है एग्जाम्पल के रूप में समझो। अगर ए बी सी डी के बराबर है, ये तो रेशियो पे तो होगा ही प्रोपोर्शन में, तो इसमें देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है समझ लेना, क्योंकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत भी देगा। और इन्हीं प्रॉपर्टी से ना रेशियो के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो गए मैक्सिमम। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, ए प्लस बी रेस टू बी इक्वल्स टू सी प्लस डी रेस टू डी। एग्जाम्पल समझो, ऊपर क्या था, 4 9 12 27। ठीक है, यही था ना, 4 9 12 27। हाँ, इसी एग्जाम्पल से सब कुछ मैं समझा दूंगा। तो आपका अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 रेस टू 4 + 9 शैल बी इक्वल टू 12 रेस टू 12 + 27। आप देख लो इसको करके ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये जब भी होगा, पहली बात तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, अगर प्रोपोर्शन में तो ऐसा जरूर होगा। तो 4 रेस टू 13 आएगा पहले तो, 4 रेस टू 13 इक्वल टू 12 रेस टू यहाँ पे आ रहा है 39। सर इसको क्या इक्वल कर सकते हो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 से, यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 से। तो आप देखोगे कि 12 रेस टू आपका कितना हो जाएगा 39, और ये भी 12 रेस टू 39। सर ये तो आपने मल्टीप्लाई किया ना, मैंने रेशियो तो नहीं बदला ना। तो प्रॉपर्टी वाइज तो ये वही सेम चीज़ है। तो मैं अगर इसको 4/13 लिखूं या 12/39 लिखूं, कोई फर्क होगा क्या? सर फर्क कैसे नहीं फर्क है, देखो फर्क क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये मल्टीप्लाई करे बिना भी सेम है दोनों। सर ये सेम कैसे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर आप 1000 को पहले 4/13 में बांटो, और फिर उसी 1000 को 12/39 में बांटो, देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहला 4/17 में बांटोगे, फिर किस में बांटोगे, 13/17 में। ठीक है, और आप इसी चीज को यहाँ पे करो। सबसे पहले किस में बांटोगे, 12/51 में, और फिर 39/51 में, राइट। बांटो जरा 1000 को, 1000 × 4 ÷ 17, 235 रुपये आया अप्रोक्स, 235। अब ये 235 ना यहाँ पे भी आएगा, ये बात समझ लेना। देखो 1000 × 12 ÷ 51, अब देख लो 235 यहाँ भी आ रहा है। अब 13/17 करना है, 1000 × 13 ÷ 17, 764। 764.7 है, तो 765 ले लेते हैं। अभी 765 ना, ये भी होगा 765 ही। देखो 1000 × 39 डिवाइड बाई 51, 765।
एक्यूरेटली सेम आएगा, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेटर पे देखोगे तो। वो तो मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ थोड़े थोड़े। तो आपको समझ में आया क्या कि ये दोनों रेशियो सेम है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं a प्लस बी को b के साथ में रेश में रखता हूँ एक ऐसे रेशियो को जो प्रोपोर्शन में है, तो ये जनरल रिजल्ट मेरे सामने आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने है अगली चीज, डिविडेंडो। इफ a बाय बी इक्वल टू c बाय डी, देन क्या होगा? ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा माइनस आ जाएगा। ऊपर आपका क्या आया? ऊपर आपका प्लस आया, तो आपने कंपाउंड कर दिया, एक तरह से जोड़ दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो एक तरह से घटा दिया, बेसिकली बस ये है। एग्जाम्पल समझो, 4 12 24, कितना था? 4 9 12 27। ठीक है, 4 9 12 27। अब इसमें क्या करेंगे? ए माइनस बी, ए माइनस बी इज रेश टू बी इज इक्वल टू 12 - 27 इज रेश टू 27। अब ये कितना हो गया सर? ये हो गया 5 रेश टू 9, -5 रेश टू 9, ये हो गया -15 रेश टू 27। सर दोनों में ही पहले रेशियो में माइनस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये बात याद रखना। सर इक्वल कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल कैसे है। आप क्या करो, अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सी जगह लेके 1000 को 2 रेशियो में बांटो, 1000 रुपए को 2 रेशियो में बांटो, एक को बांटो 5/9 में, तो 5/9 में बांटोगे तो 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा आपका, है ना? 5/14। तो 1000 को 5/14 में बांटोगे तो कितना आएगा? 357 रुपये, राइट? और इसको 9/14 में बांटोगे तो कितना आएगा? 642.8 है, तो 643 ले लो। और इसी 1000 को अगर आप 15 रेश टू 27 में, मतलब 15 डिवाइड बाय 42 में बांटो। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 42 में बांटोगे तो 357 रुपये ही आएगा। और यही को आप अगर आप यहाँ पे बांटोगे, आप बांटोगे इसको 27/42 में, तो ये 643 ही आएगा। डिविडेंडो भी मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको सब कुछ चीज समझा दी। ठीक है, सब कुछ चीज समझा दी, ये आपको याद रखनी है। इसके अंदर कंपेंडो और डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा तो बहुत सिंपल है, वो तो आपको पहले भी पता था, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक ना इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपकी बुक में दी हुई है। इस थ्योरम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर वो थ्योरम क्या है? अगर a डिवाइड बाय b इक्वल टू c डिवाइड बाय d है, और वो इक्वल टू e डिवाइड बाय f होता है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तीनों रेशियो, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास तीन क्वांटिटी हैं p q r, तो मैं कैसे निकालूंगा ये? तो मैं ऐसे निकालूंगा, ये समझ लो p q r क्वांटिटी है अगर, तो मैं ये निकालूंगा p a की पावर n प्लस q c की पावर n प्लस आर ई की पावर एन, और ये चलता रहेगा कब तक? जब तक मेरे सामने डिजिट्स रहेंगी, राइट? सर डिजिट का मतलब क्या? जैसे ये यहाँ पे तो ई तक है ना वेरिएबल, तो ये ए सी और ई है, ए सी और ई है। मान लो ई एफ है, तो जी एच आ जाए यहाँ पे, तो ये भी। सर इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। डिवाइड कर देंगे इसको। सर इसको डिवाइड किससे करेंगे? पी बी एन प्लस क्यू, मैंने ऊपर क्यू लिखा है क्या? हाँ जी सर क्यू लिखा है, तो यहाँ पे क्यू ही आएगा, क्यू डी एन प्लस आर, यहाँ पे आएगा एफ एन। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, आपको क्लियर रहनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ एग्जाम्पल के रूप में, बेबी एग्जाम्पल है, इससे थोड़ा ना हम लोग बस आइडिया ले रहे हैं, क्वेश्चन में करेंगे इसको। अगर मान लो मैंने बोला आपको कि 4 4/2 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 1/2। नहीं एक मिनट रुको, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। 8/4 इक्वल टू
इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2/1, अगर ये है और क्वांटिटी है मेरे पास, मान लो पी क्यू आर, तो मुझे वैल्यू निकालना है अगर, तो मैं कैसे निकालूंगा पी क्यू आर का? मैं पी क्यू आर का वैल्यू इस तरह ही निकालूंगा। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यही पूरा थ्योरम लगा के निकालेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल मैंने बेबी दिया है आपको, मैं एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा आपकी किताब के क्वेश्चन से। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस थ्योरम याद कर लेना ये कि ऐसा होता है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब वैसे असल जिंदगी में अपना होता है चेंज। कुछ भी चीज चेंज होने को अपन लोग वेरिएशन बोलते हैं। देयर इज अ वेरिएशन इन प्राइस ऑफ पेट्रोल्स टुडे, देयर इज अ वेरिएशन इन माय मार्क्स ओवर द अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो वेरिएशन मतलब होता है चेंज। जैसे आप बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में भी करते हैं जो वेरिएट करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये वेरिएशन जो बना है, वर्ड बना है वेरिएबल से। वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक ऐसी एक ऐसी टर्म को बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म को, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, कोई भी चीज चेंज होती है तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। अभी दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन में कब आएंगी? इफ टू क्वांटिटीज, इफ टू क्वांटिटीज आर चेंजिंग सच एज चेंज इन ए, ऐसे लिखो इसको, चेंज रेशियो ऑफ ए इक्वल्स टू चेंज रेशियो ऑफ बी, तो इसको क्या बोलेंगे? देन इट इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। सर जितना रेशियो से ए बदल रहा है उतने ही रेशियो से बी भी बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग डायरेक्ट वेरिएशन, और इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरह से। सर डायरेक्ट वेरिएशन को क्यों ऐसे दिखा रहे हैं? देखो, अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के रूप में, मिस्टर ए वॉज, छोड़ो इसको, मिस्टर ए रिसेंटली गॉट प्रमोशन एंड his salary has increased from ₹1000 to 1500। या तो इसको 2000 कर लो, 1500 नहीं 2000, यार कुछ तो रैम करो बंदे के ऊपर, 500 ही बढ़ाओगे क्या? एंड एट दी सेम टाइम मिस्टर सी also got promoted and his salary increased from 4000 to 8000। अब ये दोनों डायरेक्टली डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सब चीजें ना आप पढ़ चुके हो, बस नाम वेरिएशन दे दिया है, कुछ इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है यार। कुछ नए साइन दे दिए तो डर जाओगे क्या? ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसमें कुछ नई चीज नहीं है आपके लिए। तो मैंने आपको बोला फाइंड इफ मिस्टर ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सी, तो देखो इसके में कितना रेशियो का चेंज हुआ, तो इसका चेंज जो है, जो चेंज है वो आप देख रहे हो। तो ये हो गया चेंज 1:1 था। आपने क्या पाया यहाँ पे कि पहले ए की जो सैलरी थी वो 1000 थी, फिर वो 2000 हो गई, राइट? तो रेशियो में निकालो, 1:2 हो गए, मतलब 1 से 2 हो गया रेशियो, तो एक रेशियो बढ़ा। ठीक है, ऐसे ही आप देखो बी जो था उसकी सैलरी 4000 रुपये थी, अभी 8000 रुपये हो गई, तो इसकी रेशियो निकालोगे तो आएगा अगेन 1:2। तो इसका भी जो बढ़ा रेशियो वो बढ़ा एक रेशियो। समझ में आया? तो क्योंकि इन दोनों का रेशियो बराबर है, एज चेंज
रेशियो ऑफ ए इक्वल टू चेंज रेशियो ऑफ बी, हेंस दे आर डायरेक्टली वेरिएटिंग, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू वेरिएशन। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये। समझ में आया? बहुत हार्ड नहीं है यार, बहुत सिंपल चीज है। और इसके बाद वाला तो और भी सिंपल है, ये तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बाद आप समझो अगला वेरिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो अगला हो गया हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, सर इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? जब एक चीज दूसरी चीज से इनवर्सली रिलेटेड है। मीनिंग समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, आपके रोम रोम में बसा हुआ एग्जांपल जो आपने पढ़ा है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है कि जो डिमांड है, आपने याद किया होगा ना 11th क्लास के अंदर, या 12th में किया होगा कुछ बच्चों ने। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको याद होगा कि मांग, मांग में मुझे अब हिंदी अच्छे से याद भी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने यही जो मतलब होता है, मैंने इको हिंदी में भी पढ़ाई है कुछ समय पहले 11th 12th के बच्चों को। तो उसमें मांग में बदलाव अन्य बातें समान रहने पर प्राइस या मूल्य के घटने से इनवर्स रिलेटेड होता है। पूरी तरह हिंदी में याद नहीं है यार, लेकिन इंग्लिश में याद है। डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्राइस ऑफ द गुड्स। तो डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द गुड्स, कीपिंग द अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड। डिमांड के अफेक्टिंग फैक्टर जो और भी है उनको अनचेंज्ड मानते हुए जब भी प्राइस और डिमांड की बात होती है तो दे आर इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप होती है इनमें। सर इनवर्स का मतलब क्या है? कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है ना कि जब डिमांड बढ़ती है तो मतलब प्राइस घटा होगा। और हम लोग भी जानते हैं कि सर अगर मान लो कोई गुड्स था, एग्जाम्पल के रूप में समझो, पार्ले जी वॉज ट्रेडिंग एट ₹10 फॉर डिमांड ऑफ 1000 पैकेट। इफ प्राइस reduced to ₹8.5, demand increases to 1200 पैकेट। तो आप समझे? तो जब भी पार्ले जी का प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी, इसको इनवर्सली वेरिएशन भी बोलते हैं, इनवर्स रिलेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका हमारा थोड़ा अलग होता है। एक एग्जांपल और है जिसको आप बहुत अच्छे से समझोगे। इट इज नोन एज, अच्छा मनी और इज्जत कैसे इनवर्सली कनेक्टेड है? भाई जैसी हमारी मनी घटी वैसी हमारी इज्जत भी घटी। तो ये हमारा इनवर्सली नहीं, ये हमारा हो गया डायरेक्टली रिलेटेड। तो मनी के साथ साथ इनवर्सली रिलेटेड क्या है? टाइम। जैसी हमारी मनी घटी हमारे पास टाइम बढ़ा, और हमारे पास अगर मनी बढ़ी तो हमारे पास टाइम घटा। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, इसके साथ साथ आप डिमांड और सप्लाई का भी समझते हैं। ओके, इसके बाद आ गया जॉइंट वेरिएशन। यार वेरिएशन में कुछ है नहीं, बस आपको डराने के लिए नया नाम दे दिया गया है, बाकी चीजें वही है। जॉइंट वेरिएशन मतलब क्या है? कि अगर जो चेंज है, डेल्टा का मतलब सभी लोग समझते हैं ना, ईगो में पढ़ा होगा, ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी सी डी। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं बी सी डी। इसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो अब आप एलिमेंट्री रिजल्ट समझ लो। देखो रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन वाले चैप्टर से ना, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से सिर्फ एक क्वेश्चन वेरिएशन का होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन होता है वेरिएशन का, वो भी मुश्किल से। रेशियो और प्रोपोर्शन ज्यादा जरूरी है।
बट इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए मैं करा ये भी रहा हूँ, मैंने छोड़ा तो नहीं ना आपके लिए। बट हम इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना टाइम इसको देने के लिए लायक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन भी कराऊंगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ एलिमेंट्री रिजल्ट समझ लो या जनरल रिजल्ट समझ लो, कि अगर हम लोग कुछ चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ही बेस्ड है। फर्स्ट चीज क्या है कि इफ ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बी, तो बी भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा ए के साथ, ये तो आप सब लोग समझते ही हो। ठीक है। इसके बाद इफ ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बी एंड बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी, देन अपना सी और ए भी डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। इसके बाद सी चीज क्या है, इफ ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बी एंड बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी, देन ये बेसिकली जो आपने रेशियो में सीखा है ना वही चीज है, लेकिन आपको वेरिएशन में मैं दोबारा सिखा रहा हूँ। देन ए माइनस बी डायरेक्टली रिलेटेड टू सी होगा। इसके बाद डी समझ लो, ये एलिमेंट्री रिजल्ट है यार, बस आप लोग ना नोट करते चलो मेरे साथ साथ। इफ ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी एंड बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी, देन ए माइनस बी का डायरेक्ट रिलेशन सी के साथ होगा। ई समझो, हमारा कौन सा है ये, पांचवा है ना। इफ ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी एंड बी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी, देन ए बी का जो रूट होगा वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा सी के। देखो ये सब चीजें आपको समझ में अभी आए या ना आए, बस आप नोट कर लो। जब क्वेश्चन होंगे ना मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। रेशियो में मैंने जो चीजें समझाई ना वही है, बस नाम अलग है, इसलिए मैं आपको दोबारा दोबारा रिपीट करके ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बैच भी कंप्लीट करना है यार, इतनी क्लासेस हम लोग इसमें ही लगा देंगे तो कैसे होगा। देन कोई है a की पावर n, तो वो इक्वल किसके होगी, b की पावर n के। ठीक है। g क्या है अपने पास, if a is directly related with b, then c directly related with d, then ac related with bd, and a by c, a by c shall be equal to, a by c shall be equal to, या डायरेक्टली रिलेटेड मान लो इसको, आप साइन इक्वल टू लगाओ ही मत, c बाई डी, b बाई डी आएगा, c बाई डी नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद h, इफ a इज डायरेक्टली रिलेटेड विद b, b c, ठीक है, b और c के मल्टीपल से, देन b is directly related with multiple of ac and c is directly related with division of ab। अब देखो इन सबको मैं समझा तो सकता हूँ आपको एक एक एग्जांपल से बहुत प्यार से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ प्रॉपर्टीज है जो बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। बट इन एलिमेंट्री रिजल्ट्स का ना यूज बहुत कम है हमारे सिलेबस के अंदर, और हमें ना इसका जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से देख के अप्लाई कर देंगे। देखो मैंने भी ये कभी याद नहीं करा अपनी जिंदगी में, हालांकि जब मैंने CACPT दिया था, CMA फाउंडेशन मैंने कभी नहीं दिया क्योंकि मैंने डायरेक्ट एंट्री लिया था CMA में। CACPT जब दिया था तो वेरिएशन नाम का टॉपिक हुआ ही नहीं करता था, तो इसलिए मैंने कभी ये याद नहीं किया, और मुझे आज भी याद नहीं, मैं सही बताऊँ आपके सामने मैंने नोट्स में से सीधा आपके सामने उतार दिया इसको। लेकिन ये चीज़ ना बहुत कम यूज़ की भी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं किया अपना। आप एक बात याद रखो, जो चीज़ आपके लिए कम यूज़ की है ना उसके ऊपर टाइम कभी इन्वेस्ट करो ही मत। अगर वो देख के चीज़ हो सकती है आपको ऐसे ही याद हो जाएगी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे करने की। 5 क्वेश्चन आने उनमें से एक ही आना है, तो भी इतना सब कुछ पढ़ने का ये वर्थ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप से करा दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरी तरफ से अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन सब कुछ। प्रोपोर्शन मैंने आपको अच्छे समझा दिया, वेरिएशन मैंने आपको हल्का हल्का रखा है थोड़ा, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा हल्का हल्का ही है, जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए छोड़ दी, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन ना बुक में से करना सही है। अपनी तरफ से एग्जांपल बना के करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसमें इतनी प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, यकीन मानो। ठीक है, तो अभी के लिए ये आज रेशियो की लास्ट क्लास थी। अब हम लोग अगली क्लास से इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे,
और एक बात मैं आपको और बता दूं, सब हर बच्चे को बता देना जो भी आपका फ्रेंड हो, ताकि ये लेक्चर सब तक पहुंच सके। ये बात तो है ही। दूसरी बात, जब आपके एग्जाम नियर होंगे तो एक मेगा रिवीजन होगी, जिसके अंदर मैं 500 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा मैथ्स के, मतलब पूरे के। मैथ्स एंड स्टैट्स पूरे के मैं 500 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा। और हो सकता है मैथ्स के 500 करा दूं, स्टैट्स के 500 करा दूं, लेकिन एक मेगा मैराथन में रखूंगा। वो आपको जरूर ज्वाइन करनी है। वो मैं रखूंगा एग्जाम से कुछ समय ही पहले, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और सब चीज हो जाए। उसमें खाली क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग यही कर लो जितनी करनी है, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा खाली। ठीक है। और आज अकाउंट्स की क्लास के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे ना मेरे से ग्रुप में, मैं उनको वहीं पे जवाब दे दूंगा। जो जो बच्चों को डाउट है थोड़े बहुत, उनको मैं बता दूंगा वहीं पे। ठीक है। मेगा रिवीजन आपको ज्वाइन करनी है, आपके एग्जाम से पहले ही होगी, आपके बेनिफिट के लिए ही होगी मेगा रिवीजन, जिसमें मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, अगली क्लास से हम क्या करेंगे, स्टडी मैट के एमसीक्यू करेंगे कंप्लीट। ठीक है। स्टडी मैट के और प्रीवियस ईयर वगैरह वगैरह के एमसीक्यू करेंगे। प्रैक्टिस देखेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे, क्योंकि अपन लोगों को बाकी चैप्टर भी कंप्लीट करना है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना, रेशियो प्रोपोर्शन। अब अगली क्लास से, मतलब एक क्लास में क्वेश्चन करेंगे, उससे अगली क्लास में हम लोग नया स्टार्ट करेंगे कुछ। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे, बाय बाय।